गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र यूनिट 3 से हम संक्षारण या जिसको हम कह सकते हैं आम भाषा में जंग लगना के बारे में सीखेंगे, उसके सिद्धांत को हम जानेंगे। तो संक्षारण क्या है? तो हम संक्षारण की इस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं। धातुओं की सतह पर वायुमंडल में उपस्थित गैसें, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि तथा नमी मतलब जल की उपस्थिति में उसके सतह पर अवांछनीय परत यानी कि ऑक्साइड बना लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं, और यही घटना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण या जंग लगने की घटना में दो मुख्य कारण होते हैं: वायुमंडल की उपस्थिति में गैसें तथा नमी। यदि मान लीजिए आपका नमी है लेकिन गैस नहीं है तो जंग नहीं लगेगा। यदि गैस है और नमी नहीं है तो जंग नहीं लगेगा। अर्थात जंग लगने या संक्षारण के लिए नमी और वायु यानी गैस की उपस्थिति अनिवार्य है। ये दोनों में एक भी एब्सेंट है तो जंग उस कंडीशन पर नहीं लगेगा। हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि लोहे पर किस प्रकार से जंग लगता है। अब ये जंग लगता है उसको हम आगे समझेंगे और जानेंगे कि हम इसका बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका शुद्ध लोहा है और ये भाग जंग को दर्शाया गया है। शुद्ध लोहा Fe जो कि एनोड का काम करता है, और जो एनोड होता है हमेशा उसका संक्षारण होता है, और कैथोड जो अशुद्ध लोहा होता है, ये आपका शुद्ध लोहा दर्शाया गया है, ये हमेशा कैथोड का काम करता है। उसी को हम एक समीकरण के रूप में व्यक्त किए हैं। ये है कि यहाँ पर शुद्ध लोहा जो S ठोस है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अर्थात ये एनोड का काम करता है, जिसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब ये जो त्यागे गए शुद्ध लोहे में से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो है ये नमी है, नमी मतलब जल है, और ये है ऑक्सीजन। ये दो कारक हैं जो जंग को प्रभावित करते हैं, या इसके बिना जंग संभव नहीं है। उसके द्वारा शुद्ध लोहे के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करता है, अर्थात ये कैथोड काम करता है। इसको हम अपचयन कर सकते हैं, रिडक्शन होता है। समझिए ये आपका है रिडक्शन। अब एक ऑक्सीकरण और दूसरा रिडक्शन। कोई अभिक्रिया या सेल तभी पूर्ण होता है जब उसमें दो अर्ध सेल होते हैं, एक ऑक्सीकरण होता है और एक अपचयन होता है। और इस प्रकार से इसके दौरान ऑक्सीकरण अपचयन ये क्रिया होती है। अब देखिए OH हाइड्रॉक्सिल आयन बना लेता है। अब ये हाइड्रॉक्सिल आयन यहाँ से आयरन के 2 आयन ये इनसे क्रिया कर लेता है और ये बनाता है आयरन हाइड्रॉक्साइड। अब ये आयरन हाइड्रॉक्साइड आगे जो है ये आयरन हाइड्रॉक्साइड है, ये ऑक्सीजन है और ये नमी है, जल है। ये क्रिया कर बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और XH2O। X जो है जल के अणुओं की संख्या है। अब इस प्रकार से इसको हम कहते हैं रस्ट या जंग। अब इस प्रकार से लोहे पर जंग लगता है। ये उसके सिद्धांत, रासायनिक विद्युत अपघटन के सिद्धांत ये हैं आपके। और इस सेल के द्वारा हमें 1.67 वोल्ट प्राप्ति होती है, लेकिन ये इतनी धीमी गति से होता है। जैसे हम जंग लगना जानते हैं कितनी धीमी गति से होता है, ये क्रिया में महीनों वर्षों तक चलती रहती है।
जिस प्रकार से मतलब ये तो लोहे का हो गया, इसी प्रकार से और वहाँ बहुत सारे धातुएं हैं, उस पर ऑक्साइड की सतह ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और वो सतह मलिन या धुंधला पड़ जाता है। जैसे हम देखते हैं जो सोना चांदी भी उसमें जंग लगता है, लेकिन उसका जंग नहीं के बराबर है। जैसे हम देखते हैं कि नया जो सोना चांदी होता है वो उसमें कितना चमक होता है, लेकिन यदि हम उसको इस प्रकार से खुला छोड़ दें तो महीने 2 महीने 4 महीने में उसकी सतह धीरे धीरे मलिन होती जाती है, चमक गायब होती जाता है, क्योंकि उस पर ऑक्साइड की परत जमने लगती है। तो हम ये देखते हैं जहाँ पर कैथोडिक रिएक्शन होती है, जहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जहाँ सेल बनता है, यदि उसका विभव का मान यदि धनात्मक होता है तभी वो आगे क्रिया करेगा या उस पर ऑक्साइड बनेगा। लेकिन यदि इसका जो है इलेक्ट्रॉन विभव का मान यदि ऋणात्मक आता है सेल का, किसी भी सेल का, तो उसमें क्रिया संभव नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका ऑक्सीजन और नमी जो होता है उसके द्वारा जो है वोल्ट प्राप्त होता है, वो होता है 1.26 वोल्ट। और जो लोहा होता है, आयरन होता है, उसका इलेक्ट्रॉन विभव का मान होता है -0.44। और इस प्रकार से यदि हम दोनों को प्लस कर दें, ये लोहे का है -4.44, ये देख रहे हैं ये आपका होता है एनोड। कैथोड होता है जो प्लस में होता है +1.24। और इस प्रकार से यदि हम इन दोनों को जोड़ दें 2-3, ये फार्मूला होता है किसी सेल का विद्युत वाहक बल बराबर कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड ये है और ये लोड ये है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा 1.67 वोल्ट। अर्थात इसके द्वारा हमें जंग लगने की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा हमें 1.6 वोल्ट की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं कि संक्षारण को कौन सा ऐसे जो कारक है जो क्या करता है उसको बढ़ाता है। ऐसे कौन कौन से जो कारक है जिसकी उपस्थिति में संक्षारण या जंग लगने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो पहला जो कारक है ये आपका है नमी एवं वायु। नमी एवं वायु यदि हम देखते हैं कि खासकर हम जानते हैं कि बरसात के समय में हम पाते हैं कि जंग ज़्यादा लगता है। दूसरा कारक होता है इसकी वायु। वायु जैसे मान लिया आपका ज़्यादा खुला जगह पर है तो उसमें जंग ज़्यादा लगेगा, और यदि कोई भी वस्तु जो है यदि पैक है अंदर है तो उसमें जंग कम लगेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहला जो कारक होता है नमी और वायु की उपस्थिति। दूसरा है कारक है जो कि जंग को बढ़ावा देता है, वो है अशुद्धियाँ। यदि किसी शुद्ध धातु में यदि अशुद्धि अधिक है तो वो जितना ज़्यादा मतलब अशुद्ध होगा उतना ज़्यादा कैथोडिक काम करेगा और उसका संक्षारण उतना ही ज़्यादा होगा, यानी जल उतना ही जंग जल्दी लगेगा। तीसरा होता है धातुओं की क्रियाशीलता। धातुओं की क्रियाशीलता हम जानते हैं कि उसको मानक अपचयन श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखा गया है कि जो धातु जो जितना सक्रिय है सबसे ऊपर में, और उसके बाद जो सक्रिय धातु से कम सक्रियता धीरे धीरे नीचे आने पर घटती है। तो हम ये देखते हैं कि जितना ज़्यादा सक्रिय धातु होगा उसका संक्षारण उतना ही अधिक होगा। चौथा पॉइंट है विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति। विद्युत अपघट्य जैसे मान लिया आपका है सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सेल है, तो इस प्रकार से वे विद्युत अपघट्य हैं। यदि विद्युत अपघट्य की उपस्थिति यदि है तो उसमें बहुत ज़्यादा और शीघ्र जंग लगेगा। जैसे मान लिया आपका एक कील है, यदि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, 2 कील लेते हैं, एक कील को हम नमक के घोल में डुबा कर निकाल दें और एक कील को वैसे ही फ्रेश रख दें, तो हम देखते हैं कि 2 हफ्ते बाद हम देखें हम पाते हैं कि जो नमक के घोल से निकाला गया कील है उसमें पूरा जंग भर जाता है, और जो साफ कील है उसमें आपका जंग नहीं लगता या बहुत कम लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में जंग जो है बहुत शीघ्रता से और प्रबलता से और जल्दी लगता है। पांचवा कारक है विद्युत धातुओं की जो सतह है उसकी विकृति।
यदि हम देखते हैं कि जो धातु यदि एकदम चिकना है तो उसमें जंग बहुत कम लगता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, उसमें जो नमी जो है कम बढ़ता है। और जो विकृति है यानी खुरदरा सतह है, कोई भी धातु के सतह खुरदरे हैं तो उसमें जंग जो होता है बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है। दूसरा जो होता है, यदि मान लीजिए विकृति है, विकृति मतलब यदि कोई मोड़ है, मतलब कोई सीधा राड है और उस राड को यदि हम मोड़ दें तो उसमें जंग अधिक लगेगा, क्योंकि उसमें विकृति आ जाती है। और ऐसे कंडीशन पर जंग जो है वो ज़्यादा हावी हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। इसके बाद आता है छठवां कारक, वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि जो साफ वातावरण में कोई धातु है और जो कल कारखाने के नज़दीक में जो धातु है, मतलब लोहा समझ लीजिए, एक फ्रेश एयर में लोहा है और एक प्रदूषित जगह पर लोहा है, तो उसमें हम देखते हैं प्रदूषित लोहा पर ज़्यादा से ज़्यादा जंग लगता है। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड है वो जल से क्या करता है, देखिए इस प्रकार से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O क्रिया करके ये बनाते हैं H2CO3, ये बनाते हैं कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। और ये कार्बोनिक अम्ल जो होता है ये इलेक्ट्रोलाइसिस काम करते हैं, और इस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण उसकी जो क्रियाशीलता है बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो हम ये देखते हैं कि ऐसे जगह जो होते हैं जहाँ पर वायुमंडल ज़्यादा प्रदूषित है वहाँ पर जंग अधिक मात्रा में लगता है। नेक्स्ट है पीएच की कमी। हम जानते हैं जो पीएच मान होता है 0 तो उदासीन है, और 0 से मतलब इस प्रकार से हम बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 तक, 1 से लेकर 6 तक वो अम्लीय होता है, और 7 से 14 तक वो क्षारीय होता है। तो यदि मान लीजिए आपका किसी वातावरण का पीएच मान जो है यदि आपका अम्लीय है, यानी कि पीएच के मान में कमी है, 6 से भी कम है, तो वहाँ पर संक्षारण जो होता है वो बहुत शीघ्रता से होता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि संक्षारण को बढ़ावा देने वाले ये जो 7 कारक हैं, इसकी उपस्थिति में संक्षारण बहुत तीव्रता से होता है। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं, उसके बचाव। हम संक्षारण से हम किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। तो उसके बचाव करने के लिए सबसे पहले जो कारक होता है धातुओं में पेंट करके, जैसे हम आमतौर पर देखते हैं लोहे पर जो हम उपयोग करते हैं, कोई भी फर्नीचर उपयोग करते हैं तो उसमें हम पेंट लगा देते हैं, कई प्रकार के पेंट लगा देते हैं। तो पेंट लगाने से क्या हो जाता है, लोहे का जो संपर्क है, आयरन का संपर्क है, जल या नमी और ऑक्सीजन से नहीं हो पाता, क्योंकि पेंट जो है वो एक कवर का काम करता है और लोहे से संपर्क नहीं होने देता और जंग नहीं लगता। तो पहला जो उपाय है उस पर जंग बचाने का ये पहला उपाय। दूसरा उपाय जो है, हम लेते हैं धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगा देते हैं। तो तेल या ग्रीस लगाने से होता क्या है, तेल हम जानते हैं या ग्रीस में जानते हैं जल में वो नहीं घुलता, जल को अलग कर देता है। तो जब जल के संपर्क में नहीं आएगा, हवा के संपर्क में नहीं आएगा, तो लोहे पर कोई प्रकार का जंग नहीं लगेगा। इस प्रकार से हम दूसरे तरीके से बचाव कर सकते हैं, उसमें ग्रीस या तेल करके। इसके बाद आता है तीसरा है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन जैसे हम देखते हैं बहुत से प्रकार के, हम जैसे गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल है या साइकिल है या कुछ भी है, तो उसमें लोहे का जैसे होता है, मान लीजिए आपका हैंडल है, साइकिल का हैंडल है या उसका रिम है, वो बहुत चमकदार होता है, क्योंकि उसके अंदर में लोहा होता है। और ये लोहा जो होता है उसमें स्टेनलेस स्टील की पॉलिश की जाती है, वो स्टेनलेस स्टील होता नहीं है। इसमें हम 3 प्रकार से पेंट कर सकते हैं, एक निकल का, क्रोमियम का या कोबाल्ट का। इस प्रकार से धातुओं का जो है उसमें पेंट कर देते हैं, क्योंकि आयरन से कम क्रियाशील होते हैं। तो आयरन से कम क्रियाशील धातु पर पेंट कर देते हैं और इस प्रकार से उसको हम जंग लगने से बचा सकते हैं। लेकिन इसमें सवाल ये होता है कि मान लीजिए आपका कहीं से उखड़ गया,
जो निकल है या क्रोमियम है या कोबाल्ट है, उसमें जो पेंट किया हुआ है, यदि मान लीजिए कहीं से निकल गया या खरोच हो गया तो वहाँ पर लोहे पर जंग लगने से नहीं बचा सकता, क्योंकि उस कंडीशन पर क्या जाता है, सीधा संपर्क जो खरोच वाले भाग है वो लोहे पर आता है और इस प्रकार से उसमें शीघ्रता से जंग लग जाती है। चौथा पॉइंट है बलिदानी तत्व या उत्सर्ग रक्षण। अब देखिए बलिदानी तत्व यहाँ से संबंध होता है बलिदान से है, और बलिदान का अर्थ होता है अपने आप को दूसरे के लिए न्यौछावर कर देना, आप या दूसरों के लिए अपने जान को दे देना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो जिंक होता है, जैसे हम घर में खासकर जो टीन छाते हैं, लोहे का टीन होता है, उसमें जिंक की पॉलिश होती है, जेड की पॉलिश होती है। उससे होता क्या है, मतलब एक तो लोहा खूबसूरत हो जाता है, चमकदार हो जाता है, और दूसरा चीज़ क्या होता है, उसमें जब तक वो जिंक वहाँ पर लगा रहेगा लोहे पर, तो लोहे पर कोई प्रकार का आंच नहीं आएगा। अपना बलिदान कर दे, अपना जिंक स्वयं नष्ट हो जाएगा, लेकिन अपना नष्ट होकर उसमें आयरन को बचा लेता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं बलिदानी या उत्सर्ग रक्षण। अब देखिए मान लीजिए आपका कहीं पर भी खरोच हो जाता है, तो खरोच हो जाने पर भी मतलब लोहे पर जंग नहीं लगता, क्योंकि इन दोनों की सक्रियता को हम देखें, इन दोनों की सक्रियता में जिंक की सक्रियता सबसे अधिक होता है। जिंक ज़्यादा एक्टिव होता है, जिंक ज़्यादा एक्टिव होता है, उसका जो विभव का मान होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है, उसका होता है -0.77, जबकि लोहे का जो होता है वो होता है -0.44। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति लोहे और जिंक में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है जिंक का, इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन पहले त्याग देता है, इसलिए वो एनोड हो जाता है, और लोहा जो होता है वो कैथोड काम करता है, और कैथोड में कोई प्रकार का नुकसान नहीं होता, एनोड का ही नुकसान होता है। एनोड अर्थात जिंक, और जिंक का नुकसान होता है, धीरे धीरे जिंक जो है खराब होता है और कई सालों तक वो मतलब खराब होता है। लेकिन मान लीजिए आपका उसमें जिंक का पॉलिश नहीं है, तो एक साल में ही आपका पूरा जो लोहा का फर्नीचर है वो आपका फेंकने लायक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम कहते हैं बलिदानी या उत्सर्ग रक्षण द्वारा उसको हम ठीक करना। इसके बाद आता है पांचवा है विद्युतीय रक्षण या कैथोडिक रक्षण। हम ये देखते हैं कि जैसे बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जो जल के संपर्क में रखते हैं, जल के संपर्क में हमेशा रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो पानी जहाज होता है उसका नीचे तल जो होता है हमेशा पानी के संपर्क में होता है, और ऐसे कंडीशन पर उसमें जंग लगने की संभावना अधिक होती है। दूसरा, जैसे घर में आने वाले लोहे की जो पाइप होती हैं वो ज़मीन के अंदर होता है, उसमें भी मतलब वो भी नमी और एयर के संपर्क होता है, और उसमें भी जंग की संभावना होती है। मान लीजिए आपका बहुत बड़ा पाइप लाइन बिछा हुआ है, गांव में बिछा हुआ है या शहर में बिछा हुआ है, जिसमें से पानी सप्लाई होता है, तो उसको क्या करते हैं कैथोडिक रक्षण के लिए, जैसे उससे ज़्यादा सक्रिय धातु, जैसे मान लीजिए आपका मैग्नीशियम हो सकता है, Mg हो सकता है, या जिंक हो सकता है, इसके लिए हम Mg या जिंक दोनों में से किसी एक का जो गुटका होता है उस गुटके को तार के माध्यम से उस नल के पाइप में जोड़ देते हैं। अब नल के पाइप जोड़ देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जैसे मैं बताया कि जो लोहे से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल मैग्नीशियम और जिंक में होता है, इस कारण से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका क्षरण होता है, यानी उसका नुकसान होता है। तो वहाँ पर ये एनोड की तरह कार्य करेगा, और वो आपका धीरे धीरे जो है मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता रहेगा, उसका क्षरण होता रहेगा, लेकिन वो लोहे पर कोई प्रकार का आंच नहीं आएगा। और जैसे जैसे आपका 20 साल 25 साल 30 साल जो भी है, जैसे खराब होता है जिंक का राड, उस टुकड़े को निकाल कर हम दूसरा टुकड़ा उसी जगह में रख देते हैं और कनेक्ट कर देते हैं, और इस प्रकार से ये होता है उत्सर्ग रक्षण, कैथोडिक रक्षण। इसके बाद छठवां प्रकार का है जंग विरोधी। ये जंग है, जंग विरोधी विलयन लगाकर।
तो जंग विरोधी विलयन में हम देखते हैं ऐसे विलयन लगाते हैं जिसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है, क्योंकि क्षार में कम क्रियाशील होता है। तो इसके लिए हम लेते हैं सोडियम फास्फेट Na3PO4। ये जो देख रहे हैं सोडियम फास्फेट, ये इसके विलयन को उबलते हुए विलयन में से हम उसको डुबा देते हैं, डुबा कर निकाल देते हैं या उसको डुबा रखते हैं, इसमें उसकी परत, हल्की परत चढ़ जाती है और इस प्रकार से जंग से बचा हो जाता है। जैसे इसमें खासकर जो है मोटर रेडिएटर, रेडिएटर का मतलब होता है जैसे मान लिया आपका बड़े बड़े गाड़ी होते हैं उसमें रेडिएटर होता है। रेडिएटर का मतलब एक प्रकार से कूलर होता है, और ये जो रेडिएटर होते हैं वो हमेशा जल या पानी के संपर्क रहते हैं, हवा के संपर्क रहते हैं, और ये बहुत जल्दी जंग लग जाते हैं। उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, उस रेडिएटर को सोडियम फास्फेट Na3PO4 सॉल्यूशन के साथ उसको क्रिया करा देते हैं, ताकि उसमें एक पतली परत चढ़ जाती है और वह जो है जंग से बच जाता है। तो इस प्रकार से हम 5-6 प्रकार से जंग या संक्षारण की क्रिया को जो है कम कर सकते हैं, उससे बचा सकते हैं, और इस प्रकार से हमारा जो उपकरण है वो सेफ हो जाता है। इसके बाद हम लेते हैं कुछ व्यापारिक सेलें। अब देखिए यहाँ पर सेल और बैटरी में कंफ्यूजन होता है। सेल का मतलब होता है सिंगल, जैसे मान लिया हम घड़ी में लगाने के लिए सेल लाते हैं, यानी हम उस सेल को 2 लगा दे, सीरीज में जोड़ दे दोनों सेल को, तो वो सेल नहीं कहलाएगा, फिर बैटरी कहलाएगा। तो 2 या 2 से अधिक सेल को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो वो बैटरी हो जाता है, और सिंगल जो होता है वह सेल होता है। तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से प्रकार के सेल या बैटरी का उपयोग करते हैं या देखते रहते हैं। जैसे घड़ी में लगने वाली सेल है, जैसे मोटर गाड़ी या स्टार्ट करने के लिए जो उसमें शीशा संचायक सेल लगाया जाता है, लेड संचायक सेल, लेड सेल होता है जो मोबाइल में लगता है, मरकरी सेल होता है जो छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, मरकरी सेल होते हैं। तो इस प्रकार के सेल के विभिन्न प्रकार हैं। ईंधन सेल भी होता है, ईंधन सेल का उपयोग जो है आंतरिक यात्री या आंतरिक शयान में किया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत से प्रकार के सेलें हैं या बैटरियां हैं, उनको हम 2 वर्गों में बांट देते हैं, प्राथमिक सेलें और द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं, प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिसमें अभिक्रियाएं एक ही दिशा में चलती है, और द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिसमें अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती है, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। तो हम जैसे मान लिया आपका एक छोटा पेंसिल सेल होता है, या घड़ी में लगाने के लिए जो सेल लाते हैं वो आपका शुष्क सेल कहलाता है, या इसको हम बोलते हैं लीक प्रूफ सेल। तो जो शुष्क सेल या लीक प्रूफ सेल होता है वो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है, और वो सेल एक बार डिस्चार्ज या ख़त्म हो जाने के बाद वो आपका कार्य करना बंद कर देता है, और उसको हम फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते, उसको हम फेंक देते हैं। तो ये जो सेल होता है, ये सेल मतलब एक ही दिशाओं में क्रिया करता है, और जब तक उसमें ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया होता रहेगा तब तक ये सेल कार्य करता रहेगा। अब आता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होते हैं, जो दोनों दिशाओं होते हैं। जब उसको डिस्चार्ज हो जाता है तब उसको फिर से रिचार्ज कर देते हैं। जैसे हम खासकर दैनिक जीवन में काम आने वाले कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, जैसे टॉर्च होते हैं, मोबाइल होता है, ये आपका ऐसे सेल लगाए जाते हैं जो द्वितीयक सेल है, जिसका डिस्चार्ज हो जाने के बाद फिर से रिचार्ज कर देते हैं, और इसमें अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय होता है, दोनों दिशाओं में क्रिया होता है। और इस प्रकार के सेल जो होता है बार बार हम इसका उपयोग करके उसको फिर से उपयोग में लाए जाने लायक रिचार्ज करके बनाया जा सकता है। ये आपका द्वितीयक सेल होता है। अब हम समझते हैं व्यापारिक सेल। ये सभी जो सेल होता है ये व्यापारिक सेल है, और व्यापारिक सेल के कुछ गुण होते हैं। पहला गुण ये होना चाहिए, व्यापारिक सेल हल्के फुल्के होना चाहिए। व्यापारिक सेल जो है वो हल्के फुल्के उपयोग होना चाहिए, जिसका हम उपयोग आसानी से कर सकते हैं। दूसरा गुण होना चाहिए आपका उसमें स्थिर बोल्ट प्राप्त हो। जैसे मान लिया आपका हम एक शुष्क सेल लेते हैं, उसमें 1.5 वोल्ट होता है,
अब हम ऐसे नहीं है कि पहले आपका 1.5 दे रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, मतलब महीने 2 महीने 3 महीने होता है तो उसका वोल्ट कम हो जाता है, ऐसा नहीं। मतलब एक बार जो कांस्टेंट वोल्ट है वो हमेशा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो उसमें आपका बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी। और इस प्रकार के मतलब सेल का एक दूसरा गुण होना चाहिए। तीसरा गुण जो है वो बहुत किफ़ायती होना चाहिए और आम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते। किफ़ायती का मतलब होता है रेट उसका कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि व्यापारिक सेल के ये जो 4-5 जो गुण होते हैं, ये गुण होना चाहिए, तो ऐसे सेल व्यापारिक सेल कहलाते हैं। अब इस व्यापारिक सेल में एक सेल का हम यहाँ पर वर्णन बता रहे हैं और इसको हम कहते हैं शुष्क सेल। अब ये शुष्क सेल जो है हम हर घर में इस्तेमाल करते हैं, हर कोई इसके बारे में जानता है। यदि हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको तोड़ते रहते हैं सेल को, और उसके अंदर देखते हैं काला काला चूर्ण रहता है या काला राड होता है, तो उसको हम अंदर की बनावट को देखें और समझें और उसके हम कार्यविधि लें, तो हम ये देखेंगे जो शुष्क सेल होता है सबसे पहले ये बेलनाकार होता है, बेलन के समान होता है, और ये बेलन के समान ये बनाया जाता है जिंक धातु का। ये जो देख रहे हैं ये आपका भीतर वाला बताया गया है, ये जिंक धातु का बेलनाकार आपका खोल होता है। और उसके बाद जो ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं ये बीच में जो दर्शाया गया है ये कुचालक है, कागज या प्लास्टिक का होता है और कुचालक होता है, और उसके ऊपर में आपका उसको अपना नाम या उसको आकर्षण बनाने के लिए इस पर कंपनी जो है ये प्रिंट करके मतलब उसमें टिन चढ़ा देती है ताकि लीक प्रूफ हो जाए। इसी को बोलते हैं लीक प्रूफ सेल। लीक प्रूफ का मतलब होता है जैसे मान लिया पहले जो सेल होते थे वो कवर जो आता था वो कागज़ का होता था, जिससे बरसात के समय में उसमें जो अमोनियम क्लोराइड है वो आपका रिस कर वो कागज़ को पार करके बाहर आ जाता था, और ये उसका जो विलयन है जिस उपकरण में हम उसका उपयोग करते थे वो पूरा उपकरण को खराब कर देता था, जंग भर जाता था। तो उसको जो बचाने के लिए ये लीक प्रूफ सेल का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ये जो सेल होता है ये गैल्वेनिक सेल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो गैल्वेनिक सेल जो होता है आपका यहाँ पर देख रहे हैं जो जिंक का जो बेलनाकार जो होता है वो ऋणात्मक, यहाँ पर देख रहे हैं ऋण का है, ऋण मतलब आपका एनोड काम करता है Zn, तो यहाँ पर लिख सकते हैं Zn जो है S, ये बेलनाकार ये एनोड का काम करता है, माइनस का काम करता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं बीचों बीच ये ग्रेफाइट या कार्बन, या जिसको हम C से भी प्रकट करते हैं, C मतलब होता है कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन होता है जो कैथोड का काम करता है। कैथोड मतलब ये प्लस का काम करता है। इसलिए आप देखे होंगे सेल को ध्यान से देखेंगे नीचे माइनस लिखा रहता है और ऊपर पे प्लस लिखा रहता है, और उसमें होता है 1.5 वोल्ट भी लिखा रहता है, 1.5 वोल्ट। मतलब इस शुष्क सेल के द्वारा हमें 1.5 वोल्ट मिलता है। अब देखिए इसके बाद ये जो कैथोड होता है ग्रेफाइट या कार्बन का, इसके चारों तरफ ये जो देख रहे हैं ये चारों तरफ ये होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कोक का चूर्ण। मैग्नीज डाइऑक्साइड भी काले रंग का होता है और कार्बन भी या कोक भी काले रंग का होता है, और इसका डस्ट एकदम डस्ट महीन डस्ट यहाँ पर दोनों का मिश्रण को इसके कैथोड के चारों तरफ भर देते हैं। इसके बाद इस भाग पर देखेंगे, इस भाग पर जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है, लुब्बी बनाकर वहाँ पर भर देते हैं। और इस प्रकार से ये होता है, यहाँ पर देख रहे हैं ये पिच होता है, एक प्रकार से डामर कह सकते हैं, या लाख होता है एक प्रकार से, और ये लाख के द्वारा इसको हम ब्रेक कर लेते हैं ताकि इसमें से कोई भी सॉल्यूशन या विलयन वो बाहर ना आ सके सेल के अंदर से, और इस प्रकार से ये बन जाता है लीक प्रूफ सेल या शुष्क सेल। अब देखिए इसकी कार्यविधि क्या है, कार्यविधि समझे तो यहाँ पर जिंक जो होता है, ये जो देख रहे हैं जिंक Zn, इसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसको हम ऑक्सीडेशन
कहते हैं, और वो होता है एनोड का काम करता है। यहाँ पर लिख दिए हैं, ये ऑक्सीडेशन होगा और ये एनोड की तरह कार्य करेगा। हमेशा याद रखिए, एनोड वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, और कैथोड वे होते हैं, प्लेट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ये याद रखिए। अब जो इलेक्ट्रॉन जो त्यागते हैं उसमें ऑक्सीकरण होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसमें ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन होगा और इसमें आपका होगा रिडक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर भरा हुआ है, ये अमोनियम क्लोराइड दो भाग टूट जाता है। अमोनियम क्लोराइड दो भाग टूट जाएगा और ये बना लेगा अमोनियम आयन और क्लोराइड। उसी प्रकार से जो जिंक क्लोराइड है ये भी दो भाग टूट जाता है, जिंक आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर जो इनके पेस्ट होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का काम करते हैं और ये दो भागों में टूट जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर भरा हुआ है मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड है। यहाँ पर देख रहे हैं Mn का जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आपका +4 है। यहाँ पर Mn का ऑक्सीकरण अवस्था है +4, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +3। देखिए कैसे निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 है, 3 परमाणु 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 है तो किससे गुणा करके 6 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 से। तो ये होता है मैग्नीज ऑक्साइड। ये जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है मैग्नीज ऑक्साइड में ये क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। और इस प्रकार से इस सेल के द्वारा हमें 1.5 वोल्ट मिलती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इसके द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ये बना देता है मैग्नीज ऑक्साइड, जल और अमोनिया गैस। और ये जो गैस होता है ये आपका बैटरी पर दबाव को रोकने के लिए ये जो गैस होता है फिर आगे जिंक आयन से क्रिया कर देता है, NH3 Zn से क्रिया करेगा और ये बना लेगा Zn3O2+ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। संकुल यौगिक बना लेता है और इसको हम बोलते हैं टेट्राएमिन जिंक आयन। और यहाँ पर देख रहे हैं जो अमोनिया गैस है वो जिंक आयन से क्रिया करके ये संकुल कंपाउंड बनाता है और उस बैटरी में जो है ये गैस नहीं बनता, जिससे बैटरी के फटने की संभावना नहीं होती। अब इस प्रकार से ये सेल की विशेषता भी है। इसके द्वारा स्थिर वोल्ट प्राप्त होता है। ये यूज में काफ़ी सुविधा होता है, कोई भी इसका यूज कर सकते हैं और ये सस्ता भी होता है। और इस प्रकार से ये सेल की विशेषताएं होती हैं। धन्यवाद।